आज हम पढ़ेंगे राजपद की संगति और औचित्य। इसके कुछ पॉइंट्स हमने पिछले व्याख्यान में पढ़े थे कि जैसे राजपद एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है, या ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, या राजपद का शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्रीकरण हुआ है, और सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी हमने पढ़ा। आज हम और भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि सम्राट मध्यस्थ के रूप में। सम्राट वैसे तो राजनीतिक दृष्टि से शक्तिहीन है, इसलिए किसी भी पक्ष का उसके प्रति शत्रुभाव नहीं होता। अपनी निष्पक्षता, प्रतिष्ठा और प्रभाव के कारण उसके द्वारा मध्यस्थ का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 1872 में महारानी विक्टोरिया ने प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन को बताए बिना ही लॉर्ड रसेल से आग्रह किया था कि शासन को व्यग्रता से बचाने के लिए वह अलबामा संबंधी पत्र के लिए आग्रह न करे। 1881 में महारानी विक्टोरिया ने जनरल पॉन्सनबी को कहा था कि वह सर स्टेफोर्ड नॉर्थकोट तथा लॉर्ड बीकंसफील्ड से मिल लें, जिससे आयरलैंड के झगड़े से संबंधित सरकारी प्रस्ताव पर सर्वसम्मत समझौता हो सके। जॉर्ज पंचम को आयरिश होम रूल बिल पर समझौता करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ा था। 1916 में सम्राट के निजी सचिव ने एस्क्विथ और लॉर्ड जॉर्ज के झगड़े को सुलझाने का प्रयत्न किया था। इसीलिए एटली ने कहा था कि सम्राट एक रेफरी की तरह है, यद्यपि अब ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उसे सीटी बजाने की आवश्यकता पड़े। वैदेशिक क्षेत्र में भी सम्राट मध्यस्थता का काम करता है। 1939 में जॉर्ज षष्ठम के फ्रांस, कनाडा और अमेरिका के दौरे के व्यापक प्रभाव हुए थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के विश्व भ्रमण ने इंग्लैंड को अन्य देशों के बहुत निकट ला दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट संतुलन के रूप में भी ब्रिटेन में काम करता है। राजतंत्र का एक महत्व यह है कि वह एक संतुलन करता है। ब्रिटेन में संतुलन का यंत्र सम्राट दो प्रकार से है। पहला तो है कि वो शासक दल पर और विरोधी दल पर दोनों पर ही नियंत्रण रखता है। दोनों को वो एक समान मान्यता देता है। सम्राट की छत्र छाया में दोनों समान रूप से फलते फूलते हैं और एक दूसरे को संतुलित भी करते हैं। इसी प्रकार सम्राट अपने आप में भी एक संतुलन का अंग है। वो दलबंदी से ऊपर है। वो राष्ट्रीय राजनीतिक भावना का जीता जागता स्वरूप है। वो शासक दल पर भी अत्यंत नियंत्रण रखता है। इस प्रकार सम्राट स्वयं संतुलन के अंग का कार्य करता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि सम्राट एक अविच्छिन्नता और स्थायित्व के प्रतीक के रूप में है। ब्रिटिश जनता परंपरा प्रेमी है, थोड़ी रूढ़िवादी है, और ये एकदम से जो क्रांतिकारी परिवर्तन है उनके विरुद्ध है, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय जीवन के निरंतर विकास के पक्ष में भी है। अर्थात वो क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध भी है, लेकिन साथ साथ वो विकास भी चाहती है। तो राजतंत्र में परंपरा के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन वह प्रगतिशील और प्रजातांत्रिक विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध नहीं होता। इसलिए राजतंत्र राष्ट्रीय जीवन के अनवरत विकास का द्योतक भी है। बार्कर ने राष्ट्रीय जीवन की तुलना एक जहाज से की है, जिसके मस्तूल और पैंदी में राजतंत्र पताका और भारी बोझ के रूप में है। जहाज की दिशा के अनुसार पताका की दिशा बदल जाती है, लेकिन पताका वहीं रह जाती है। पैंदी का भारी बोझ धारा और जहाज की सुविधा के अनुसार सिर्फ इधर उधर खिसक जाता है, लेकिन बोझ नहीं हटता। ब्रिटेन में समय के परिवर्तन के साथ संस्थाओं में परिवर्तन आए हैं, लेकिन राजतंत्र के कारण राष्ट्रीय जीवन के आधार में परिवर्तन नहीं हुआ है। वह एक अटूट और अनवरत धारा के रूप में ब्रिटेन का विकास होता गया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सम्राट
ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी है। सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन वरन ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी है। लॉर्ड बाल्फोर ने कहा था कि सम्राट अपने जन्म और पद के कारण ब्रिटिश राष्ट्रीय इतिहास का जीवित प्रतीक है। वह न तो किसी दल का नेता है और न किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि। वह तो समस्त ब्रिटिश राष्ट्र का स्रोत है, वह सभी का सम्राट है। सम्राट के राज्यारोहण, राजतिलक और अन्य कई अवसरों पर सभी लोग उसके प्रति राजभक्ति का अपूर्व प्रदर्शन करते हैं। राजतंत्र देशभक्ति के प्रचार का एक उत्तम साधन भी है। कोई व्यक्ति एक साथ ही शासन का विरोधी भी हो सकता है और राजभक्त भी हो सकता है। जेनिंग्स ने कहा है कि हम एक ही समय में शासन को बुरा कह सकते हैं, साथ ही सम्राट की जय जयकार कर सकते हैं। युद्ध या किसी अन्य संकट के समय प्रजा की देशभक्ति और भी अधिक प्रबल हो जाती है। जब प्रथम विश्व युद्ध था तो सम्राट ने गोला बारूद के कारखानों और अन्य स्थानों पर जाकर कई गलतफहमियां दूर की और औद्योगिक शांति की स्थापना की। जॉर्ज षष्ठम ने भी युद्ध के अनेक केंद्रों तथा विशेष स्थानों का स्वयं निरीक्षण किया, जिसके फलस्वरूप सैनिक तथा नागरिकों में देश प्रेम का जार उमड़ पड़ा। इंग्लैंड का राष्ट्रीय गीत है, ईश्वर सम्राट की रक्षा करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्राट का काफी महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट का बहुत ज़्यादा महत्व है। राजतंत्र साम्राज्य के लिए एक औचित्य प्रदान करता है। अंग्रेज लोग साम्राज्यिक मुकुट में उपनिवेश रूपी नया जवाहरात इस तरह से कहा करते थे जब भी साम्राज्यिक परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ जाता था। न्यू ज्वेल फॉर द इम्पीरियल क्राउन, न्यू चाइल्ड फॉर द इम्पीरियल फैमिली, इस तरह से कहा जाता था। इस प्रकार राजतंत्र ब्रिटेन वासियों को सुदूर देशों को जीतने के लिए उत्साहित करता था। सम्राट साम्राज्य के स्थायित्व को बनाए रखने में भी अपना योगदान देता था। दूर दूर के उपनिवेशों की भक्ति किसी स्पष्ट और प्रत्यक्ष व्यक्ति को ही मिल सकती थी, न कि सरकार या संविधान को। सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सम्राट एक दुर्बोध तथा जादू भरी कड़ी है जिसने हमारे ढीले बंधे हुए किंतु दृढ़ता से जुड़े हुए राष्ट्रमंडलीय देशों, राज्यों तथा जातियों को मिलाए हुए रखा है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक आधा राष्ट्रमंडल है, वो सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका है। इसीलिए स्टैट्यूट्स ऑफ वेस्टमिनिस्टर के द्वारा एकता के प्रतीक को दृढ़ बनाने की कोशिश की गई है। अन्य देशों से उत्तम संबंध बनाए रखने के लिए सम्राट 3 प्रकार से योग देता है। एक तो वैवाहिक संबंध द्वारा, अनुदान द्वारा और यात्रा द्वारा। एलिजाबेथ सेकंड की राष्ट्रमंडलीय देशों की यात्रा ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में बहुत सहायता पहुंचाई है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्राट का काफी महत्व है। अब हम देखते हैं कि सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। सम्राट पद का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्व है। साधारण व्यक्ति राष्ट्र, सरकार और देश जैसे अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से ग्रहण कर सकता है। जैक्स ने ये बताया था कि जनता के अधिकांश समूह की रुचि सम्राट में होती है। इसका बड़ा प्रमाण वह भीड़ है जो जब कभी सम्राट के दर्शन पा सकने का अवसर मिलता है एकत्रित हो जाती है। इसके अतिरिक्त राजपद में वो राजशाही शान शौकत है जो अन्य किसी शासन में नहीं मिलती। जेनिंग्स ये कहता है कि प्रजातंत्रात्मक शासन बेजान तर्क की तरह है। बेजाट के अनुसार समाज में 2 वर्ग के लोग होते हैं। दोनों वर्गों की संतुष्टि के लिए संविधान में 2 प्रकार के अंगों का होना आवश्यक है, प्रतिष्ठित भाग और कार्यशील भाग। तो प्रथम भाग तो प्रतिष्ठित भाग है, जिसका उदाहरण है राजपद, प्रिवी परिषद और राज्यसभा। और दूसरे भाग में संसद, मंत्रिमंडल और राजनीतिक दल आते हैं। तो जो कार्यशील भाग है वो उसमें तो जनता को ज़्यादा आकर्षण है नहीं, वो जनता की श्रद्धा और निष्ठा का पात्र नहीं है। लेकिन प्रतिष्ठित भाग जिसमें राजपद भी आता है वो उसकी निष्ठा, विश्वास और समर्थन
प्राप्त करता है। बैजहाट के अनुसार संविधान के प्रतिष्ठित भाग के रूप में साम्राज्ञी विक्टोरिया की उपयोगिता अपरिमित है। उसके बिना इंग्लैंड सरकार असफल होकर विसर्जित हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक व्यक्तित्व भी सम्राट का बहुत मायने रखता है। आज राज परिवार पहले के राजाओं की तरह सिर्फ विदेशी मामले, साम्राज्य या चर्च की और ही ध्यान नहीं देता, वरन चिकित्सालयों, बाल घरों, बेरोजगारों के पुनर्निरीक्षण, पुनर्शिक्षण आदि समस्याओं की ओर भी ध्यान देता है। इसका जनता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा राजकीय परिवार नैतिकता, फैशन, कला, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में आदर्श स्थापित करता है। दैनिक जीवन के फैशन पर भी राज परिवार का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि 1939 में राजकुमारी एलिजाबेथ और राजकुमारी मार्गरेट का अनुकरण करके अन्य बच्चों ने हैट पहनना बंद कर दिया था, जिससे हैटों की बिक्री बहुत कम हो गई। हैट विक्रेताओं ने महारानी से बर्बादी से रक्षा के लिए प्रार्थना की और महारानी ने राजकुमारियों को हैट पहनने का आदेश दिया। यानी फैशन पर वहां के राज परिवार का काफी प्रभाव पड़ता है। और आज भी हम देखें तो वहाँ जो प्रिंसेस हैं, उनके फैशन का अनुकरण वहाँ किया जाता है। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है तो उस उत्सव की शोभा भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस राजपद का आर्थिक औचित्य क्या है। तो हम देखते हैं कि राजतंत्र पर इंग्लैंड की आय के 1% का 20वां भाग ही खर्च होता है। यदि राजा के स्थान पर निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाती तो उसके चुनाव, भत्ते आदि के रूप में इससे भी ज़्यादा धनराशि खर्च करनी होती। इसके अलावा ब्रिटिश सम्राट आय का स्रोत भी है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित उत्सवों, फिल्मों से काफ़ी आय होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र में राष्ट्रपद निर्वाचित राष्ट्रपति से काफ़ी उत्तम है, क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के साथ साथ एक औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में यदि राजपद को समाप्त किया जाए तो भारतीय राष्ट्रपति जैसे किसी निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, किंतु ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपने व्यक्तित्व के कारण ब्रिटिश राजा को ब्रिटिश उपनिवेशों और राष्ट्रमंडलीय देशों की जो निष्ठा प्राप्त है वो राष्ट्रपति को नहीं मिल सकती। राष्ट्रपति का कार्यकाल सीमित होने के कारण उसे पूर्ण राजनीतिक ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए सम्राट के शासन संबंधी अनुभव और ज्ञान से हाथ धोना पड़ सकता है। राष्ट्रपति दलगत व्यक्ति होता है। यदि वह दलीय आस्था का त्याग भी कर दे तो भी पुराने राजनीतिक जीवन के आधार पर उसकी निष्पक्षता पर संदेह किया जा सकता है, और राष्ट्रपति को सभी पक्षों की ओर से प्रतिष्ठा, निष्ठा नहीं मिल सकती जो सम्राट को प्राप्त है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संसदीय शासन में अध्यक्ष को केवल औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करना पड़ता है। यदि निर्वाचित राष्ट्रपति ये सोचे कि मुझे तो जनता ने निर्वाचित किया है और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण परंपराओं का उल्लंघन कर ले, तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और फिर इंग्लैंड के जो चर्च हैं उनका प्रधान भी सम्राट को माना जाता है, तो फिर वो कौन होगा। इसीलिए सर्वसाधारण ये अनुभव करते हैं कि राजपद देश को गौरव, स्थिरता और एकता प्रदान करता है। अमेरिका, फ्रांस या भारत की तरह राष्ट्रपति उसके पद की पूर्ति नहीं कर पाते। लावेल ने इसके संबंध में कहा है कि यदि राजा राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक अपितु अत्यंत आवश्यक भाग है। इसीलिए ब्रिटिश सम्राट के पद का काफ़ी औचित्य है।